जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं प्रचंड भारत। और आज मैं हूं मऊ में। मऊ का एक खीरीबाग मोहल्ला है और यहाँ के लोकल से मैं जानूंगा 2022 के इलेक्शन के बारे में कि इनका रुझान किस तरफ है। यहाँ पे करीब 5 बार से विधायक रहे हैं मुख्तार अंसारी जी। मुख्तार अंसारी 2 बार बसपा के टिकट पे विधायक यहाँ से लड़े, उसके बाद 3 बार निर्दलीय लड़े हैं। वो बाहुबली भी हैं, इस समय बांदा जेल में वो बंद है। लेकिन यहाँ की जनता इस बार किस मुद्दे पे चुनाव अपना रुझान रखेगी और किधर ये करवट बदलेगी ये 2022 का इलेक्शन, ये हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मौलाना तहरीर अहमद चतुर्वेदी है। सर, मैं आपसे अगर एक चीज़ जानना चाहूँ, योगी सरकार पे जो हमेशा एक दोषारोपण होता रहता है उनके ऊपर, एक ये कहा जाता है कि हमेशा ये हिंदुओं और मुसलमानों का राजनीति करते हैं। अगर मैं इसके परिप्रेक्ष्य में मुख्तार अंसारी को लाता हूँ तो ये कहा जाता है कि उनको पंजाब जेल से यहाँ लाया गया है, ये इनकी मंशा ठीक नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा है कि इसमें योगी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये अदालतों का रोल होता है, इसमें मुख्यमंत्री को कोई दखल नहीं होता है। अदालतें जहाँ चाहती हैं किसी भी दोषी को या जिस पर अपराध का आरोप है उसे जेलों में रखती है। अब ये कहना कि योगी जी ने बुलाया है और वो कुछ नीयत उनकी ख़राब है, ये गलत आरोप है, निराधार आरोप है। हम इसकी तायीद नहीं करते। सर, मैं आपसे अगर एक चीज़ और जानने की कोशिश करूं, 5 बार से विधायक यहाँ माननीय रहे हैं मुख्तार अंसारी जी, कितना विकास आप मऊ में देखते हैं पिछले 25 सालों में? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो ये शहर है मऊ, ये गरीब बुनकरों का शहर है। यहाँ पर श्री कल्पनाथ राय जी जब एमपी हुआ करते थे तो उन्होंने इस शहर मऊ को, आजमगढ़ हमारा बहुत पुराना ज़िला है, मऊ नया ज़िला है, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक युग में इसे इतना डेवलप दिया, इसे इतनी तरक्की दी कि आज कई ज़िला मऊ ज़िला के सामने शर्मिंदा हैं इसके विकास के सामने। लेकिन उनके चले जाने के बाद लोग आए और गए। हम मुख्तार अंसारी ही की बात नहीं करते, बहुत सारे एमएलए हमारे मऊनाथ भंजन में हुए, उनसे पहले भी और 5 बार वो भी। लेकिन उन्होंने, सच्चाई ये है कि बुनकरों के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिए होते तो आज हमारे पास बुनकरों का कोई हॉस्पिटल होता, उनकी कोई अच्छी डिग्री कॉलेज होती जहाँ पर उनके बच्चों का बगैर किसी फीस के दाखिला हो गया होता। तो उन्होंने बुनकरों के लिए नहीं किया। सर, मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन और पूछूं, माननीय प्रधानमंत्री जब सांसद यहाँ से लड़ रहे थे वाराणसी से, तो उन्होंने वाराणसी के बुनकरों को वादा किया था कि आपके लाइफ स्टाइल को और आपके जीवन को हम थोड़ा ऊंचा उठाएंगे, और उसके लिए कुछ उन्होंने प्रोग्राम भी चलाए थे। उसका लाभ आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? देखिए, जहाँ तक श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, उन्होंने बुनकर समाज के हित के लिए जो वादा किया था, वाकई उस वादे में वो खरे उतरे हैं। वो क्यों उतरे हैं, एक बात मैं आपको बताऊं कि भारत की आज़ादी के बाद कोई ऐसी पार्टी नहीं आई। हर आदमी अपना विचार रख सकता है, आज़ाद है, मैं भी अब आज़ाद हूँ। भारत में आज़ादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने नेशनल ओपन स्कूल में और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में बुनकरों समाज के, गरीब बुनकरों के बच्चों को दाखिले के वक्त 75% फीस माफ़ की हो। अगर भारत के इतिहास में बुनकर समाज के गरीब बच्चों के लिए ओपन स्कूल में, ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले के वक्त या पढ़ाई पीरियड में अगर 75% किसी ने छूट दी है तो वो श्री मोदी जी की सरकार है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अबुल कलाम है। सर, 2022 का चुनाव क्या लगता है, कौन सरकार बनाएगा इस बार, सपा, भाजपा या फिर गठबंधन की रहेगी? अभी आप इनसे सवाल कर रहे थे विकास के मुद्दे पे, मुख्तार अंसारी के मुद्दे पे। तो मुख्तार अंसारी तो जेल में है। मऊ का जो भी विकास हुआ है वो माननीय श्री कल्पनाथ राय जी ने किया है, और एक विधायक पे 5 एमपी होता है। अरे 5 विधायक होते हैं 1 एमपी के बराबर। तो सांसद आते गए जाते गए, लेकिन मऊ का विकास जहाँ का था ठप पड़ गया।
इस वक्त अगर नगर बेस पे आप बात करते हैं तो मोहम्मद तैयब पालकी साहब जब से चेयरमैन हुए हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार फंड मुहैया कराती है तो नगर का काम होता है। तो मोहम्मद तैयब पालकी के देखरेख में बड़े पैमाने पे विकास का कार्य हो रहा है। 4 साल में जैसे खीरीबाग का रोड, छतरपुरा का रोड, दक्षिण टोला का रोड, यहाँ पे जो आप खड़े हैं खीरीबाग के मैदान में, ये भी उन्हीं की उपलब्धियाँ हैं। चारों तरफ काम हो रहा है। इसलिए विकास के बेस पे किसी सांसद बहुत है, सांसद बालकृष्ण चौहान, सांसद दारा सिंह चौहान, सांसद हरि नारायण राजभर, सांसद कौन देव राजभर, बहुत आए, लेकिन एक ईंटा नगर रखने का काम नहीं किए। एक ईंटा जो भी बोल रहा है कल्पनाथ राय जी का कार्य बोल रहा है, और जहां मुख्तार अंसारी पे सवाल करना है वो तो जेल में है। जो बाहर है उनसे सवाल कीजिए कि उन्होंने क्या किया है। बहुत वाजिब जवाब इन्होंने दिया है कि वो तो जेल में है। तो फिर ऐसे माननीयों को जिताने का क्या फ़ायदा कि जो जेल में है, फिर उनको जिता करके फिर क्या फ़ायदा, फिर वही 5 साल रोना। कभी कभी शैतानों के दिल में भी रहम आ जाता है। इंसानियत से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई तो क्वालिटी होगी जो कि मऊ विधानसभा की छत्र मुख्तार अंसारी को चाहती है। इसलिए हम इल्जामात और किसी के ऊपर तोहमत लगाने से बेहतर हम अपनी इस्लाह हम करना चाहते हैं। सर वही क्वेश्चन मेरा फिर आपसे होगा, अगर आपने जैसे कहा कि ये फंड योगी जी देते हैं, विकास हो रहा है, यहाँ के चेयरमैन कर रहे हैं, तो जो उनके ऊपर एक दोषारोपण सपा वाले या फिर और अन्य पार्टियाँ करती हैं कि वो देख करके पैसा देते हैं, मुसलमानों को पैसा नहीं देते, हिंदुओं को पैसा देते हैं, उनको वो स्कीमें मिलती हैं, ऐसा है क्या? क्या इस शहर में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? क्यों इस तरह की बात करते हैं टकराव वाली? और जहाँ तक बुनकरों का सवाल है तो हम तो कहेंगे कि इंदिरा गांधी के पीरियड में एक कॉटन मिल बनी, स्वदेशी का एक कॉटन मिल बनी परदहा में, दूसरे के आते ही उसको बंद कर दिया गया। एक जयपुरिया की कॉटन मिल थी, वो भी बंद कर दिया गया। रहा ये नगर बुनकरों का है। बुनकरों के लिए अब तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया है। मुलायम सिंह यादव ने फिक्स रेट पे बिजली देने के लिए पासबुक बनाया। बुनकरों का एक मुतालबा था, मीटर हटाओ पासबुक बनाओ, लेकिन सपा सरकार ने भी दोहरा फंदा डाल दिया। घरों का मीटर चल रहा है और पासबुक पे पैसा जमा हो रहा है। हम सरकार आई माननीय योगी जी की, पेमेंट रुकवा दिया गया। जहां 72 रुपए पे पेमेंट होता था, फिर 3, 4, 5 महीने के बाद आवाज के बाद ये हुआ कि पैसा जमा करवाइए। 144 यानी डबल बेस पे आज मवी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर विद्युत महकमे का कर्जदार है दोगुनी नीतियों के कारण। बुनकरों के मुतालिक सरकारें कोई भी रही हो, अपनी पॉलिसी अपनी नीति साफ सुथरी नहीं रखी हुई है। और फिर बुनकरों से ये सवाल किया जाए कि आप वोट किसको देंगे। अब बुनकर जिसको बेहतर समझेगा, देश हित में, राष्ट्र हित में, अपने शहर हित में, फैसला वही करेगा। सर आपका नाम? अली नवाज सौदागर। क्या लग रहा है सर 2022 कहाँ? 2022 में तो भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो ओम प्रकाश राजभर जी जो संगठन बन रहा है, तो इसी पे लड़ाई होगी। हर जात विशेष की एक भागीदारी सत्ता के अंदर। जैसे मुसलमानों के 18% की आबादी में इनके आज तक 47 के बाद कोई भागीदारी हुई नहीं सत्ता के अंदर। हर समाज वर्ग के लोग जितने भी आए सत्ता में, पावर सब मुसलमानों का वोट लेके सिर्फ इनको धोखा दिया। जैसे अगली सरकार में अखिलेश यादव ने कहा कि हम पावर में आएंगे तो 18% इनको आरक्षण देंगे, मगर मिला कुछ नहीं। सुन्नी वो वोट की जितनी भी जमीनें अतिक्रमण की इसको खाली कराएंगे, हुआ कुछ नहीं। तो अब जो मुसलमान जाएगा वो भागीदारी के साथ जाएगा और उसी पे लड़ाई होगी। मतलब आपके कहने का है कि ओवैसी और राजभर का जो गठबंधन बन रहा है वही राजनीति का असली आईना होगा और 2022 उसी के बिहाफ पे लड़ा जाएगा। अच्छा, यही हो। मुद्दा आपका क्या रहेगा इस बार? भागीदारी आरक्षण का? भागीदारी। अच्छा, हमारा मुद्दा भागीदारी। हाँ। मुस्लिम समाज की भागीदारी। हाँ। ये मुद्दा होगा। आप उनसे क्यों नहीं पूछते जिसको आप पहले वोट या फिर ये समाज वोट देता रहा है? तो वही ना आया है कि अब तक तो वो धोखा देते रहे हमको।
कहा कि आपको हम 12% 18% आपको आरक्षण देंगे, कभी कहा कि हम आप सुन्नी वोट की जितनी जमीन हमने खाली करवा देंगे, कभी तो उसी चीज का निर्णय अब हुआ है ना। 2022 का चुनाव भागीदारी संकल्प मोर्चा का चुनाव होगा, जो भागीदारी की बात करेगा उसके साथ हम होंगे। मतलब जय भीम का नारा चलेगा। जय भीम का नारा। आपका नाम? बिलाल नेता। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, भाजपा सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत सारे कार्य किए हैं और लोगों को हमने बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूं सर, फ्री राशन दे रहे हैं, मिल रहा है लोगों को? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, अगर यहाँ के खीरीबाग में बिल्कुल मिल रहा है, हर घर में मोदी जी का फ्री का राशन मिल रहा है। जी जी। कितने घंटे बिजली आती है? बिजली तो 20 घंटा 22 घंटा रहती है बिजली। आप तो 15 चौको इधर जोड़ दिया, सबसे 5 किलो 75 का राशन देके 210 रुपए में सरसों का तेल बिकवाया जा भाई रहा बोल है। लेने दीजिए इनको, फिर मैं आपको आऊँगा। 1000 के पार सिलेंडर किया जा रहा है। हाँ, आप देखिए, महंगाई मुद्दा मैं पूछता हूँ आपसे। हाँ हाँ सर बोलिए। सबसे पहले तो उनसे सवाल करना चाहिए जिसको 25 साल से वो जिता रहे हैं, आज तक 25 साल से विधान मुद्दा वो नहीं है, वो मुद्दा नहीं है, महंगाई भाई मुद्दा। एक मिनट भैया, बोल लेने दीजिए पहले इनको। आपके पास आऊँगा मैं, बोल लीजिएगा। हाँ बोलिए। हर घर में योगी जी का राशन फ्री का मिल रहा है। बताइए, फ्री का राशन कौन सरकार ने किया है? बताइए, आज तक किसी सरकार ने नहीं फ्री का राशन दिया। कांग्रेस की सरकार थी, क्या राशन फ्री में दिया? मोदी जी ने 9 महीना कंटिन्यू फ्री में राशन दिया है। कांग्रेस की बनाई योजना थी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जो शौचालय, मैं आपसे जानना चाहूँ जो शौचालय बन रहा है, घर घर में शौचालय देने की बात हो रही, 70 साल के ऊपर हो गया आज़ादी पाए हुए, और इसी देश में अभी तक घरों में शौचालय नहीं है। घर की बहन बेटियां घर के बाहर जाती थी शौच करने के लिए, अब वो हो रहा है पूरा। यहाँ बन रहा है क्या? क्या नहीं बन रहा है? बताइए, किसके जाके देहात में आप पता करिए, हर घर में बन रहा है शौचालय। ये मोदी जी की योजना, हर घर में सबको शौचालय बन रहा है, आवास मिल रहा है सबको। बताइए, किसी हिंदू सबको मिला, सभी जात धर्मों को मिला है। ये थोड़ा सिर्फ हिंदू को मिला या मुसलमान, सभी जात धर्मों को मिला है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँ, क्या ऐसा है क्या कि जो उनके ऊपर आरोप लगता है भाजपा के ऊपर हमेशा कि भाई आप जो है हिंदुओं को ही देते हैं, मुसलमानों को नहीं देते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कोई योजना बता दे, साबित कर दे। हाँ। सभी जात धर्म को मिली है। यही प्रधानमंत्री आवास मिला है, सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला है। सर, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ अंसारी। क्या करते हैं आप? हम पार्टी के लीडर है, कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी क्या है? सर, इस बार कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है 2022 में चुनाव में? अभी तो उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी प्रदेश प्रभारी अभी वो अपने फील्ड में जैसे विधायक अभी चुने नहीं गए हैं, अभी तो उत्तर प्रदेश से लड़ेगी और मजबूती तरह। और जहाँ तक आप महंगाई की बात है, और मैं महंगाई को बताऊंगा, और महंगाई के लेकर आज हम लोग कितना परेशान हाल में। यही मनमोहन सिंह के सरकार में पेट्रोल और डीजल के दाम 45 रुपये और 50 रुपये लीटर रहते थे। आज आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम 100 रुपये के अधिक पार कर गए और डीजल के दाम 90 रुपये लीटर पार कर गए। तो आज इसी सब महंगाई पर आप लोग बोल रहे हैं कि ये तरक्की हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा, कहाँ हो रही है भाई? हम लोग बहुत परेशान हाल में। आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, पिछले 25 साल में आपकी भागीदारी यूपी में कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में हम लोग की उस बारी विधानसभा में विधायक थे आपके? हम लोग की समाजवादी के साथ गठबंधन था। हाँ। उसी हिसाब से और कुछ पार्टी भी लड़ी थी, और हर जगह अपने ज़िले में मतलब कि जिसे पदाधिकारी चुने गए थे और इसे विधानसभा के दावेदारी भी करे और विधानसभा के मालिक भी बने और लड़े भी, और मतलब कि जिसे विधायक लोग हम लोग के कांग्रेस में लगी, लेकिन थोड़ा कांग्रेस कमज़ोर पड़ी। हाँ। इस बार अगर मैं काउंट करूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन से नंबर पर रहेगी कांग्रेस? अब उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव जैसे उनके आने से बहुत बदलाव पड़ा है, और देखते हैं आगे कैसे। उत्तर प्रदेश में तो मजबूत है। आप तो कार्यकर्ता हैं, आप बताइए, आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपका क्या आंकलन है कि कौन से नंबर पर रहेगी पार्टी? उत्तर प्रदेश में लड़ाई भाजपा से, और यही ऐसी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, तो भाजपा को जनता उखाड़ फेंकने का काम कर सकती है। यही कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि भाजपा को अपने मतलब कि आगे से गिरा सकती है, और भाजपा हटेगी और उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेंगी। आपका नाम? खालिद अंसारी। क्या करते हैं सर आप? बिजनेस करते हैं, साड़ी बिजनेस करते हैं। क्या लग रहा है सर, 2022 का चुनाव कौन लेके जाएगा इस बार? ज़मीनी स्तर पे आकलन के हिसाब से तो जो गठबंधन अभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो योगी जी को फिलहाल टक्कर दे सके जी। इसके पहले भी महागठबंधन हुआ, रिजल्ट सामने आया। इस बार भी गठबंधन, अगर महागठबंधन होगा तब भी अब रिजल्ट सामने ही आएगा।
अगर मैं आपसे ये पूछूं सर कि जैसे ये कह रहे हैं कि इस बार प्रियंका गांधी 2019 में भी आई थी, 2017 में मान लीजिए कोई पद नहीं था लेकिन प्रचार तो कर रही थी। प्रचार कर रही थी। पहले पार्टी की स्थिति पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कितना वोट गया है मऊ विधानसभा से, तो आपको कांग्रेस की स्थिति समझ में आ जाएगी कि लड़ाई कहाँ तक जाएगी। अच्छा सर, क्या वजह है, क्यों नेतृत्व में वो क्षमता नहीं है, क्या दिक्कत है कि मतलब ये सिमटते जा रही है? अब उत्तर प्रदेश में अब 2022 की जनता बता देगी कि 2022 में कौन चुन के आएगा, और जो सरकार है जो खूब अपना तानाशाही और खूब दिखाती है वो जनता उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। और हमारे यही है और हमारे ज़बान पे कि कांग्रेस पार्टी की हमारे मुख्यमंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी बनेंगी। अच्छा सर, मैं आपसे अगर जानना चाहूँ एक चीज़, सबसे ज़्यादा अगर पेट में दर्द हो रहा है तो वो सपा को हो रहा है, क्योंकि इस बार जो गठबंधन बना है राजभर जी का और इनका ओवैसी जी का, ठीक है, ये जो गठबंधन बना सबसे ज़्यादा पेट में दर्द अगर हो रहा है तो वो सपा को हो रहा है। उसके पीछे वजह क्या है? सपा हमेशा मुसलमानों के सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी से हुई तो सपा से हुई है। अल्पसंख्यक समाज को ठगने का काम सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने किया है। मुजफ्फरनगर में दंगा करवा के मुसलमानों को कटवाया, सपा के शासनकाल में हुआ ये। और सबसे ज़्यादा ये आज बुनकर समाज जो आंसू बहा रहा है ये सपा की देन है और कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर मैं सर आपसे पूछूं 4.5 साल में कितने दंगे हुए हिंदू मुसलमान? यही तो हमारी खूबी है, योगी जी महाराज की यही सबसे बड़ी 4.5 साल की उपलब्धि है कि कहीं भी एक हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, कहीं भी दंगा नहीं हुआ। 4.5 साल में दंगा मुक्त प्रदेश बनाकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हम ही हैं। इसलिए कि ये जो बुनकर समाज है, इस बुनकर समाज को अपना आजीविका इल्लूम चला के प्राप्त करना रहता है। जब हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाता है, वो किसी का भी मुख्यमंत्री तो काल हो, चाहे अखिलेश जी हो, माया जी हो। अखिलेश जी ने तो 250 दंगा करवाया हिंदू मुसलमानों का, ऑन पेपर है। उनकी जानें गई, उनकी दुकानें लूटी गई, उनके मकान जलाए गए। जिस अलीनगर में हम निवास करते हैं पूरा मेरा अलीनगर जला दिया गया। तो हमारा ये बुनकर समाज ये चाहता है कि हम कायदे से अपनी रोजी रोटी चलाएं और दंगा ना हो। बुनकर समाज चाहता है कि सूरत अहमदाबाद की तरफ बुनकरों को एमएसपी मिनिस्टर से जब वैसी ने पूछा कि उनको 1500-2000 रुपया दिया जा रहा है तो पूर्वांचल के बुनकरों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? बुनकर समाज ये चाह रहा है। बुनकर समाज 24 घंटा बिजली चाह रहा है, जो 72 रुपये में अखिलेश ने। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूं कितने घंटे बिजली आती है यहाँ पे? 18 घंटा बिजली होती है यहाँ पे। सपा सरकार में कितना आता था? 12 घंटा था, 13 घंटा था। हाँ, अंतर तो है, लेकिन सपा सरकार ने एक काम किया था, 72 रुपये का पासबुक इनको एक पैकेज दिया था। एक पैकेज दिया था, ये आंसू उनको पोसने का काम किया था। मगर योगी जी की सरकार में इनमें भी तलवारें लटक रही हैं। कम से कम इस आपको क्या लगता है? तो आज योगी जी की सरकार में जितनी भी गत सरकारें थी उनका पलड़ा एकदम हल्का है। एक मेट्रो सिटी बनवाए थे, बड़ा फूल रहे थे, 8 मेट्रो सिटी बन रही है। और जितना इन्होंने काम किया है, 30 मेडिकल कॉलेज बनवाए, 2 एम्स बनवाए हैं और 5 एक्सप्रेसवे बनवाया। एक एक्सप्रेसवे पे फूल रहे थे कि एरोप्लेन उतर जाएगा, आज 5 एक्सप्रेसवे है। और तकरीबन साल भर से रोके हैं। हाँ, योगी जी ने कहा है ये सच्चाई है, ढोंगी लोग हैं योगी जी। लेकिन मऊ के विधानसभा में विधानसभा में जब लोगों की टीम बैठी, 11 टीम, जो योगी जी की 11 टीम थी। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछे एक मिनट। अच्छा, आप ये बताइए 2022 की जब 11 टीम बैठी तो उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि ये जो बुनकर समाज को छूट दी जा रही है बिजली पे, इसको लॉकडाउन का पीरियड जो है वो जनवरी 21 से दिया जाए। मगर योगी जी महाराज ने कहा कि इसमें कोई कटौती नहीं होगी, जैसे पहले दी जा रही थी वैसे। हाँ, जमा हो रही है। कोई आदेश दिखा दीजिए कि विभाग तक नहीं है। कोई
कोई भी आदेश दिखा दीजिए। विभाग तक नहीं है। योगी जी ने कहा कि जैसे मतलब वहाँ प्रस्ताव आया था कि जनवरी 2021 से बुनकरों को छूट दी जाए, मगर योगी जी ने विधानसभा में कहा, अपनी कैबिनेट मंत्री में कहा, 11 मंत्री जो बैठे हुए थे उनके बीच उन्होंने कहा कि ये जो बीच में गैपिंग है कोरोना काल की, इसमें कोई गैपिंग नहीं होगी। जैसे आप जनवरी 2021 से प्रस्ताव दे रहे हैं, उससे पहले भी हम अपने बुनकरों को छूट देंगे। इससे क्या सिद्ध होता है कि हितैषी हैं हमारे श्री योगी जी। सर मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछूं, ओवैसी जो है अभी 100 सीट से ऊपर नहीं लड़ रहे हैं यूपी में, कैसे लगता है कि मुख्यमंत्री आपके पार्टी का बन जाए? नहीं, हमारी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा है ना। हाँ। इसमें वैसी लड़ रहे हैं, हम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं, तमाम 12-14 पार्टियां इसमें है। जैसे तमाम लोग अभी देखिए आगे कौन कौन आ रहा है। अभी 1 महीने के बाद सब 27 अक्टूबर को इनकी महासंग्राम रैली होने जा रही है। उस मंच पे सारे लोग आ जाएंगे, आईना सामने हो जाएगा कि कौन कौन लोग हैं। उसके बाद समझ में आ जाएगी हम भागीदारी में आए कि नहीं। हमारा तो मूल मंत्र का नारा है, जो मुसलमान की भागीदारी देगा मुस्लिम उसके साथ होगा। अब ये नहीं आने वाले हैं किसी के फंगे में पड़ेंगे कि हम आपको दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। भागीदारी में मुस्लिम आना चाहता है कि हम सत्ता में भागीदारी चाहेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी पार्टी से हट के मैं आपसे पूछता हूँ, इस बार कांग्रेस में महासचिव बन गई हैं प्रियंका जी, किस नंबर पे आएंगे? नहीं, कांग्रेस की तो बातें नहीं जानना है, वो तो अंडे की पार्टी है, चूजे की पार्टी है कांग्रेस। अंडे की तरह आती है और निकल जाती है। कांग्रेस की तो बातें नहीं करना है। कहाँ पे है कांग्रेस बताइए आप। हाँ बताइए। आज हमारे देश को आज़ाद हुए कई साल हो रहा है? 75 मान के चलिए। हिंदुस्तानी मुसलमानों को सिर्फ वाद की टॉफी दिया गया। कांग्रेस आई, गादीवाद, सेकुलरवाद का नारा दिया, मुसलमानों ने झंडा पकड़ लिया, वाद की टॉफी चूस लिया और उसकी सरकार में भी धाए पिटाने आबादियाँ दिली। मुलायम कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ लोगों ने देखा, वो भी लेनिनवाद, मार्क्सवाद का झंडा डंडा लेके आए, लाल किले पे लाल निशान मांग रहा हिंदुस्तान। मुसलमानों ने उसको भी सपोर्ट किया, उसमें भी पीटे गए। मुलायम सिंह यादव आए, लोहियावाद, समाजवाद, मुसलमानों ने जम के मतदान किया, सरकार बनाई, मुसलमान उसमें भी पीटे गए, हमारी आबादियों को जलाया गया। काशीराम जी आए, जितनी आबादी उतनी भागीदारी। देश में अम्बेडकरवाद होना चाहिए, हम उसके समर्थक हैं, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता हैं। इसलिए मैं उनके मिशन को अम्बेडकरवाद से नहीं जोड़ूंगा, जबकि संविधान सबको हक देता है। अब काशीराम के मिशन को भी लब्बैक का, उसमें भी पीटे गए, आबादियां जलाई गई। और इस बात की, राम राजवाद की तो बात छोड़िए, हैं मुसलमान में कुछ ऐसे लोग हैं जो पेट की राजनीति करते हैं, वही झंडा डंडा ढोते हैं। अब सवाल है एक हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने कि अब मुसलमान किस वाद के साथ जाए जिसमें मुसलमान अपने को सुरक्षित महसूस करें, जिसमें इनका कारोबार चले, बिजनेस चले, देश का भाईचारा कायम रहे। अब आप बताइए कौन सा वाद है? आपने वैसे ही पे पूछा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल सर। नहीं वाद बताइए। अब हमसे अगर वैसे साहब फील्ड में आए हैं जी, आज अखिलेश जी हैं, क्यों नहीं ऐलान करते कि डिप्टी सीएम हम मुसलमान देंगे? मायावती क्यों नहीं ऐलान करती कि डिप्टी सीएम हम मुसलमान देंगे? कांग्रेस क्यों नहीं ऐलान करती कि मैं डिप्टी सीएम मुसलमान दूंगा? सब आरोप वैसी पे, सब आरोप वैसी पे। भर समाज है अपना नेता पैदा करके कैलेंडर टांगे हुआ है, यादव समाज अपना कैलेंडर बना के टांगे हुआ है, मुसहर समाज अपना कैलेंडर अगर वैसी बात कर रहा है तो कोई पाप नहीं कर रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, लोकतंत्र की हम रक्षा करेंगे, लेकिन जिस तरह का बीज बोए हुए हैं उसी का फल वैसी। आप देख रहे थे प्रचंड भारत, और ये खीरीबाद है ये मोहल्ला, और ये बहुत ही मार्मिक चीज़ें हैं यहाँ पे कि जिस समाज को हमेशा आगे करके वोट लिया गया, आज वो समाज कहाँ खड़ा है, ये वीडियो आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। वोट देने के बाद इनका हश्र क्या है, आज इनकी स्थिति क्या है, ये आपको ये वीडियो देख के ही समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।